नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम आज जो हमारी चेतिस पाठ्य पुस्तिका है भाग 1, इसमें हम अपने गद्य खंड का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और काव्य खंड का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। काव्य खंड में हमने यहाँ पर कबीर दास जी के साखियां एवं सबद पढ़ लिए, जिसके भावार्थ भी हमने कर लिए थे और साथ ही प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए। और गद्य खंड में हमने जो हमारा पहला चैप्टर है दो बैलों की कथा, प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई दो बैलों की कथा, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी कि जो हमारी चेतिस पाठ्य पुस्तिका है उसमें काव्य और गद्य खंड में से हमने दोनों में से एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम हिंदी व्याकरण में से स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर। तो हिंदी व्याकरण में आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको हिंदी व्याकरण में पढ़नी होती है क्लास 9th में। तो सबसे पहले व्याकरण का हम इंट्रोडक्शन यहाँ पर करेंगे, हिंदी व्याकरण का, कि हिंदी व्याकरण आखिर होता क्या है, व्याकरण में हम क्या चीजें पढ़ते हैं, व्याकरण के अंग क्या है, और उसके बाद हम बाकी के टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, हम आज पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहली जो चीज आती है, इसमें हमारा आता है भाषा, बोली, लिपि, उसके बाद आता है व्याकरण। ठीक है, सबसे पहले भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में हमारा पहला आज का हमारा चैप्टर है। पहला चैप्टर हम व्याकरण का पढ़ रहे हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं भाषा, बोली, लिपि, उसके बाद हमारा आता है व्याकरण। तो देखिए, भाषा की अगर हम बात करें, अगर हम भाषा की बात करते हैं तो मनुष्य जो है समाज में रहता है, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने परिवार, अपने पड़ोस, अपने रिश्तेदार, अपने बंधु, अपने मित्र, सभी लोगों के संपर्क में मनुष्य रहता है। ठीक है, सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला है, तो सारे उसके मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी, परिवार, सबके वो संपर्क में रहता है और अपने मन के विचारों को, अपने मन के विचारों को, अपने मन के भावों को वो एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे से को व्यक्त करते हैं। तो देखिए, अब अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए मनुष्य के पास जो साधन है वो है भाषा, है ना। अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है, क्योंकि भाषा के अभाव में कोई ना कोई भाषा होती है। देखिए, एनिमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे जो भी हो, एक दूसरे तक अपने विचारों को पहुंचाने के लिए वो किस चीज का प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषा के बिना हमारे विचारों का, भावों का आदान प्रदान नहीं हो सकता। इसमें बहुत ज्यादा कठिनाई आती है। देखिए, जो आपने देखा होगा, पशु पक्षियों की अपनी अलग आवाज होती है, पशु पक्षियों की अपनी अलग आवाज होती है। जैसे चिड़िया, आप और मैं नहीं समझ पाते उनकी आवाज को, चिड़िया की आवाज को आप और मैं नहीं समझ सकते, लेकिन वो आपस में अपनी आवाज को समझ जाते हैं। इसी तरह से एनिमल्स होते हैं, जानवर, जीव जंतु, ये क्या करते हैं, भले ही हम ना इनकी आवाज को समझ पाए, हम केवल उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, या वो इस तरह से कभी उन्हें भूख लगती है या कुछ ऐसे वो दिखाते हैं, तो तब हम थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, लेकिन उनकी भाषा हम नहीं समझ सकते। भाषा को वही आपस में समझते हैं। इसी तरह से मनुष्य भी
कुछ ना कुछ, देखिए सभी जो जीव जंतु है, पशु पक्षी है, प्राणी है, मनुष्य है, कुछ ना कुछ ध्वनियां निकालते हैं और उन्हीं ध्वनियों को वो समझते हैं और उन्हीं ध्वनियों से वो उच्चारण सीखते हैं, ध्वनियों से वर्ण होते हैं, वर्णों से भाषा बनती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा भाषा के बारे में। अब बोली तो जो एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाए, अब भाषा तो सबकी, हमने भाषा के बारे में पूरा एक बता दिया कि भाषा क्या है। अब बोली जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बोली जाती है उसको हम बोली कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। क्लास 9th में है, क्लास 8th तक ये सारी चीजें हमने क्लियर की है। उसके बाद आती है लिपि। अब लिपि क्या होता है कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए, किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ निर्धारित चिन्ह होते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ निर्धारित चिन्ह होते हैं, उसे लिपि कहा जाता है। कुछ निर्धारित चिन्हों को लिपि कहा जाता है। और उसके बाद आता है व्याकरण। उसके बाद आता है व्याकरण। तो देखिए, अब हमने कहा कि जो लिपि है वो क्या है, कुछ ध्वनियों के चिन्ह है। अब मैं कुछ भी ध्वनि निकालूं तो क्या वो शब्द बनेगा? क्या वो एक सार्थक शब्द होगा? तो हमने यहां पर अभी तक इतना जान लिया है कि जब तक हम सही शब्दों का मेल नहीं कराएंगे, वर्णों को, अब ये वर्ण क्या होते हैं ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, क्लास 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं वर्ण क्या होते हैं। लेकिन आगे जब हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि व्याकरण के ही 3 प्रमुख अंग हैं। वर्णों को व्यवस्थित क्रम में जब आप लिखते हैं, उनका जब मेल कराते हैं, उन्हीं से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। वर्णों को जब आप व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, शब्दों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और वाक्यों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। वाक्यों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जब आप वर्णों का मेल सही से कराएंगे तो शब्द बनेगा। शब्दों का मेल सही से कराएंगे, सार्थक रूप से कराएंगे तो वाक्य बनेगा। वाक्यों को अगर सार्थक रूप से जोड़ेंगे, प्रयोग करेंगे तो ये क्या बनेगी? भाषा बनेगी। तो इस तरह से हमने कहा कि अगर शब्द व्यवस्थित नहीं होंगे तो वाक्य नहीं बन पाएंगे, वाक्य व्यवस्थित नहीं होंगे तो भाषा व्यवस्थित नहीं होगी, अर्थात अर्थपूर्ण नहीं होगी। तो क्या है अब यहां पर, किस वर्ण, शब्द, वाक्य का प्रयोग कहां, कैसे, कब करना है? ठीक है, हमने ये तो क्लियर कर दिया कि वर्ण से शब्द बनेगा। ठीक है, ये हमने क्लियर किया आपको, ये हमने क्लियर किया कि वर्ण से शब्द बनेगा और शब्द से आपका वाक्य बनेगा और वाक्य से आपका भाषा बनेगी। तो हमको किस वर्ण को, किस शब्द को, किस वाक्य को कहां, कैसे और कब प्रयोग करना है, इसका ज्ञान हमें व्याकरण ही कराता है। इसका ज्ञान हमें व्याकरण ही कराता है। व्याकरण ही हमें ये सारा ज्ञान कराता है कि हमें किस शब्द को, किस वर्ण को, किस वाक्य को कहां और कैसे प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया कि व्याकरण क्या है। अब देखिए, हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम व्याकरण की परिभाषा यहां पर लिखेंगे। व्याकरण की परिभाषा हम यहां पर लिखेंगे। तो क्या परिभाषा बनी हमारे व्याकरण की? अभी अभी हमने जाना क्या परिभाषा बनी व्याकरण की। देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है, लिख लीजिए, साथ के साथ नोट डाउन करेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित कर शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है।
व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित कर नियमों को निर्धारित करता है, शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहां पर जानी है व्याकरण के बारे में कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियमों को निर्धारित करके शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। अब आता है व्याकरण के अंग। अब आता है हमारा व्याकरण के अंग। किस किस से बना है ये, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं? व्याकरण के अंग। तो जैसे कि हमने अभी अभी आपको यहां पर बताया कि वर्ण, शब्द और वाक्य, हमने क्या कहा कि वर्णों को हम व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे तो शब्द बनेगा, शब्दों को व्यवस्थित करेंगे तो वाक्य बनेगा, और वाक्यों से ही हमारी भाषा बनेगी। तो व्याकरण के तीन मुख्य अंग होते हैं। व्याकरण के तीन मुख्य अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो हम व्याकरण में इन तीनों पर ही विचार करते हैं। सबसे पहले वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार, उसके बाद वाक्य विचार। व्याकरण के तीन अंग होते हैं। व्याकरण के तीन अंग होते हैं जिसमें हम ये सारी चीजें समझते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों पर विचार करते हैं, शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों पर विचार करते हैं। यानी कि वर्णों की उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति, वाक्यों की उत्पत्ति, वर्णों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग, शुद्ध रूप शब्दों का, वाक्यों का, ये सारी चीजें हम व्याकरण के इन तीन अंगों के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर इतना आपको क्लियर हो गया अभी तक का कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित कर शुद्ध रूप, नियम निर्धारित कर नियम निर्धारित कर शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया है सभी को। और व्याकरण के तीन अंग कौन कौन से होते हैं वो भी हमने जान लिया है। सबसे पहले वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब क्या होता है वर्ण विचार? कह तो दिया हमने वर्ण विचार, लेकिन क्या होता है ये वर्ण विचार? तो देखिए, जहां पर हम वर्णों की बनावट, वर्णों की बनावट, भेद, आकार और उच्चारण, जहां पर हम वर्णों की बनावट, भेद, आकार व उच्चारण पर विचार करते हैं उसे वर्ण विचार कहा जाता है। और जहां पर हम शब्द की बनावट,
भेद, उत्पत्ति, उत्पत्ति आदि पर विचार करते हैं। जहां पर हम शब्द की बनावट, भेद, उत्पत्ति आदि पर विचार करते हैं, उन्हें शब्द विचार कहा जाता है। वहां उसे शब्द विचार कहा जाता है। अब वाक्य विचार, तो इस अंग में हम वाक्य की रचना, कि वाक्य की रचना किस प्रकार से हुई है, वाक्य की रचना के बारे में, वाक्य के विश्लेषण के बारे में, और वाक्य के भेद के बारे में, और सबसे मेन चीज विराम चिन्ह, विराम चिन्हों के बारे में। ठीक है, विराम चिन्हों के बारे में जब हम विचार करते हैं तो उसे हम कहते हैं वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों की बनावट देखी जाती है, वर्णों का भेद देखा जाता है, आकार देखा जाता है, उच्चारण देखा जाता है। शब्द विचार में बनावट देखी जाती है, भेद देखा जाता है, उत्पत्ति देखी जाती है, और उसके बाद वाक्य में रचना, विश्लेषण, भेद और विराम चिन्ह। देखिए, विराम चिन्हों के बारे में आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है विराम चिन्हों के बारे में तो देखिए, विराम चिन्हों के बारे में बता दूं कि विराम चिन्ह आपको लगता है कि बहुत इजी है, बहुत सरल है। कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं विराम चिन्हों के कारण। विराम चिन्हों अगर का प्रयोग हम सही से नहीं करेंगे, जरूरत के मुताबिक नहीं करेंगे, तो कई बार हमारे वाक्य में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी कि हमारा जो वाक्य है वो अपना सही अर्थ नहीं प्रकट कर पाता, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कहना कुछ चाहते हैं और हो कुछ जाता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें विचार की जाती है वाक्य विचार में। तो ये तो हमारा यहाँ पर व्याकरण के बारे में चीजें हमारी क्लियर हो गई कि व्याकरण में हमने क्या क्या पढ़ना है। अब हम अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, जो है वर्ण विचार। हमारा पहला यहाँ पर टॉपिक है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार को हम पढ़ते हैं। वर्ण विचार, ये हमारा पहला टॉपिक है वर्ण विचार। तो हमने शुरू में ही बताया, वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों की बनावट, वर्णों का आकार, वर्णों के उच्चारण आदि, भेद आदि पर विचार करते हैं। तो देखिए, हमने कहा कि जब बच्चा बोलना सीखता है, अब फिर से अगर भाषा की बात आती है तो वर्णों की बात सबसे पहले आती है, क्योंकि वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य, वाक्यों से भाषा बनती है। तो जब भी बच्चा बोलना सीखता है, आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जब बोलना सीखता है तो उसके मुख से विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उच्चारित होती हैं। वो एकदम से सीधे सीधे शब्द नहीं बोलने लगता, सीधे मम्मा, पापा, बुआ, मौसी नहीं बोलने लगता। अगर उसको मम्मा बोलना है तो वो माँ माँ माँ, अंकल बोलना है तो वो अ, दादी बोलना है तो वो द द द। वो भी हम उसको जब सिखाते हैं कि ऐसा बोलो, तो वो अलग अलग तरह की ध्वनियां, और कभी कभी वो अपने आप से भी कुछ ध्वनियां निकालने लगते हैं। तो इन्हीं ध्वनियों को अगर हम लिखित रूप में लिख दें, इन्हीं ध्वनियों को अगर हम इन्हीं ध्वनियों को अगर हम लिखित रूप में लिखें तो उनको कहते हैं वर्ण। ठीक है, अब वर्णों को देखिए, यहां पे एक बार लिख लेते हैं, ध्वनियों ध्वनियों का लिखित
रूप, ये कोई परिभाषा नहीं है, मैं आपको पॉइंट्स क्लियर कर रही हूं। ध्वनियों का लिखित रूप, आप भूल ना जाओ, वर्ण कहलाता है। ठीक है, ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है, और लिखने का जो ढंग है, वर्णों को लिखने का ढंग, लिखने का ढंग, यानी कि जब आप उन्हीं ध्वनियों को लिखने लगते हैं, यानी कि उन्हीं ध्वनियों के चिन्हों को, उन्हीं ध्वनियों के चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि। लिखने का ढंग, यानी कि ध्वनि चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। जो ध्वनि चिन्ह होते हैं वही लिपि कहलाते हैं। क्लियर? ये दो पॉइंट्स यहां पर क्लियर। पहला कि ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, और दूसरा वर्णों को लिखने का ढंग, यानी कि जो ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण लिपि कहलाता है। तो ये यहां पर क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण अर्थात हर एक प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। जब भी जो भी वर्ण होता है, ध्वनियों का जो लिखित रूप होता है, उसको उसको हम वर्ण कहते हैं, और वर्णों के लिखने का जो ढंग होता है, ध्वनि चिन्ह जो होते हैं, उनको लिपि कहा जाता है। ठीक है, तो लिपि, हमने वर्ण तो कह दिया, लेकिन ये वर्ण क्या है? भाषा की ये सबसे छोटी इकाई होती है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि कुछ भी हम उच्चारित करते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है, जैसे अ, आ, क, ख। और यही भाषा की सबसे छोटी इकाइयां होती हैं। यही क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाइयां होती है। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनको आप और छोटा नहीं कर सकते, इसको आप आधा करके नहीं लिख सकते, और छोटा नहीं कर सकते। यही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो वर्ण से हमें क्या समझ में आया अभी तक? वर्ण की परिभाषा, वर्ण, अभी तक इतना समझ चुके हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। उसे वर्ण कहते हैं। बहुत ज्यादा इसमें डीपली नहीं हम पढ़ेंगे,
क्योंकि क्लास 8 तक काफी सारी चीजें इसमें हम पढ़ते हैं और भी बहुत सारे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपने पढ़ने हैं हिंदी व्याकरण में। लेकिन जरूरी जरूरी चीजें, जो चीजें आपको आगे काम आने वाली है हिंदी व्याकरण में, जिसके लिए आपको वर्ण समझना बहुत जरूरी है, शब्द समझना बहुत जरूरी है, वाक्य समझना बहुत जरूरी है, तो वही चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमने कहा वर्ण क्या होता है। देखिए, ये याद करेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, सिर्फ ये चीजें याद रखें कि वर्ण है, वर्णों से ही शब्द बनते हैं और शब्दों से ही वाक्य बनते हैं और वाक्यों से ही भाषा का निर्माण होता है। लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है वो वर्णों से ही बनती है भाषा। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये हमने लिख लिया। अब हमारा आता है वर्णमाला, जो आपने बचपन में बहुत ज्यादा पढ़ी है। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। केवल इतना लिखूंगी, वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। तो आपने देखा होगा हिंदी वर्णमाला, जब आप छोटे थे हिंदी वर्णमाला में आपने वर्ण पढ़े हैं। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला जो आपकी है उसमें टोटल कितने हैं? 44 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण है। टोटल 44 वर्ण है, जिसमें से इन 44 वर्णों में से 11 स्वर, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन, 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अब ये स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? देखिए, नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। आप सब चीजें पढ़कर ही यहां तक आए हैं। क्लास 9th तक आप सारी चीजें पढ़कर ही आए हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण है और जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन है। अब ये हमने कहा कि स्वर और व्यंजन, तो उसके लिए हमें वर्णों के भेद पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, वर्णों को, वर्ण कितने टाइप के होते हैं, तो हमें भेद पढ़ना जरूरी है। तो वर्ण के दो ही भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्णों के भेद दो होते हैं, वर्णों के भेद दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन दो भेद होते हैं वर्णों के। और ये किसके आधार पर होते हैं? ये किसके आधार पर होते हैं? ये उच्चारण के आधार पर होते हैं। जब आप उच्चारित करेंगे ना, आपने पहले भी
जब आप छोटी क्लासेस में थे, जब हम शुरुआत करते हैं अपनी पढ़ाई की, देखिए कभी भी आप स्कूल जाते हैं तो पहले ही दिन आपको कहानी लिखने को नहीं दिया जाता। जब भी छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे पहले तो उसको लाइंस सिखाई जाती है, उसको लाइन सिखाई जाती है कि आप लाइन खींचना सीखिए, स्टैंडिंग लाइन सीखिए, स्लिपिंग लाइन सीखिए, स्लांटिंग लाइन सीखिए। तो पहले उसको लाइंस सिखाई जाती हैं। जब वो इन लाइंस को बनाना सीख जाता है, फिर उसको कर्व बनाना सिखाते हैं। आप सर्कल बनाइए, आप कर्व बनाइए, आप हाफ सर्कल बनाइए। तो इस तरह से उसको सिखाया जाता है और इन्हीं से उसके बाद उसको वर्ण सिखाए जाते हैं, शब्द सिखाए जाते हैं। कैसे? जब हम कहते हैं एक छोटा हाफ सर्कल बनाइए, फिर एक छोटा और हाफ सर्कल बनाइए, फिर एक स्लीपिंग लाइन दीजिए, फिर एक स्टैंडिंग लाइन दीजिए और इसमें ऊपर से फिर से एक स्लीपिंग लाइन दीजिए। तो ये आपका बनता है अ। तो सारे बच्चे उच्चारण करते हैं अ। तो इसी तरह से पहले उन्हें बनाना सिखाया जाता है, उसके बाद उन्हें पढ़ाया जाता है, उसको याद कराया जाता है। क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं, बहुत जल्दी वो चीजों को समझते नहीं है, वो रटते हैं। छोटे बच्चे को जो भी पोयम सिखाई जाती है वो समझाई नहीं जाती, उसको उस टाइम पे रटाई जाती है। तो यहाँ पर शुरुआत में हम सबसे पहले जो सीखते हैं वो होता है वर्ण। वर्ण ही हम सीखते हैं। जैसे इंग्लिश में हम वर्ड सीखते हैं, तो हमें अगर ए बनाना सीखना है तो हम एक स्लांटिंग लाइन लेते हैं, फिर एक स्लांटिंग लाइन लेते हैं, फिर उसमें स्लीपिंग लाइन दे देते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसको हम सीखते हैं और उसका जो बेस है वो वर्ण ही है। तो वर्णों के भेद ये किसके आधार पर है? ये किसके आधार पर भेद? अब हमने वर्ण क्या है ये तो बता दिया, लेकिन भेद किसके आधार पर है? भेद उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद, उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद जो है स्वर तथा व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं? तो स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है स्वर कहलाते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्लियर? यहीं पे क्लियर कर देते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के, यानी कि जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, सहायता से वर्ण की सहायता से होता है, वे स्वर कहलाते हैं। वे स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है वे स्वर कहलाते हैं। जैसे हमने यहां पहले ही आपको बता दिया कि हिंदी वर्णमाला में आपके 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, 33 व्यंजन हैं। 11 स्वर जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे कौन कौन से हैं? जैसे अ, आ,
ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ तथा आउ। तो इन्हें कहते हैं स्वर, जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। मतलब तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ तथा औ। तो ये हुए हमारे स्वर। अब आप स्वर को तब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे जब तक आप व्यंजन नहीं पढ़ेंगे। कैसे? हमने व्यंजनों के लिए कहा कि स्वरों के लिए कहा कि जिन स्वरों का उच्चारण आप बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। अब अ का उच्चारण कर रहे हैं, एक बार करिए सभी बच्चे, अ का उच्चारण करेंगे। अ, कोई अन्य स्वर नहीं आ रहा है, जो है वही है आ। कोई अन्य स्वर नहीं आ रहा है, कोई अन्य वर्ण नहीं आ रहा है। इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, तो कोई भी अन्य वर्ण यहां पर यूज नहीं हो रहा है, ये केवल स्वयं उच्चारित हो रहे हैं। यहां पर किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है, यानी कि बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। ठीक है, अब देखिए स्वरों के भी तीन भेद होते हैं आगे, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुप्त स्वर। जो कि आपको पता है, ह्रस्व अर्थात जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ अर्थात जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है। जैसे अगर मैं ह्रस्व स्वर की बात करूं, अ, कोई समय नहीं लगा, लेकिन आ, इ, कोई समय नहीं लगा, लेकिन ई, उ, कोई समय नहीं लगा, ऊ, री। तो यहां पर आप देख रहे हैं चार ऐसे हमारे स्वर हैं, चार ऐसे स्वर हमारे हैं जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लग रहा है। अ, इ, उ, री, अ, इ, उ, री। उधर ही आप देख रहे हैं कि जो बाकी के स्वर हैं उनके उच्चारण में हमें ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लग रहा है। जब आप आ से अनार पढ़ते थे बचपन में, तो साउंड के साथ पढ़ना होता था ना हमें, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ। ऐसे नहीं कि आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ऐसे नहीं, स्वर के साथ। तो जिनके उच्चारण में बिल्कुल कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व कह दिया, जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ कह दिया। जैसे अ, तो अ में हमें कम समय लग रहा है, वहीं पर आ ज्यादा समय लग रहा है, ई कम समय लग रहा है, ई, उ कम समय लग रहा है, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, सब में क्या हो रहा है, ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लग रहा है, इसीलिए उन्हें दीर्घ स्वर कहा। तो ये चीजें हमने यहाँ पर स्वर के बारे में पढ़ ली। अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। अब स्वरों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे डीपली, तो ये आपका जो मेन आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत कम समय हमारे पास बचेगा। व्यंजन, स्वर हमें क्लियर हो गए हैं, सभी को स्वर क्लियर हो गए। अब व्यंजन की बात करते हैं।
तो हमने स्वरों के लिए हमने यहाँ पर एक पंक्ति लिखी थी कि जिनके उच्चारण में हमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी कि उच्चारण करते वक्त कोई और स्वर नहीं आता, कोई और वर्ण नहीं आता, ठीक है। लेकिन अब यहां पर व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की, क्योंकि हमने उच्चारण के आधार पर ही यहां पर भेदों में बांटा है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। या जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं, या सहायता से किया जाता है या सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो वे व्यंजन कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से हैं व्यंजन? व्यंजन कौन कौन से हैं? जैसे अब देखिए, हमने कहा स्वर होते हैं 11, हमने पढ़ लिए 11 स्वर। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 स्वर हमने यहां पर पढ़ लिए। व्यंजन होते हैं 33 व्यंजन होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं ये हम देख लेते हैं एक बार। जैसे सारे नहीं लिखेंगे, क ख ग घ। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे क का आप उच्चारण करेंगे तो क, कौन सा स्वर आ रहा है इसमें? अ का स्वर आ रहा है। जब ख का उच्चारण करते हैं तो कौन सा स्वर आता है? अ। ग का उच्चारण करेंगे तो कौन सा स्वर आएगा? ग। इसी तरह से अगर का शब्द का उच्चारण करते हैं तो कौन सा स्वर आ रहा है? आ। खा शब्द का उच्चारण करेंगे, कौन सा स्वर आ रहा है? आ। तो इस तरह से व्यंजन वे होते हैं जिनमें हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने यहाँ पर हिंदी व्याकरण का इंट्रोडक्शन आपके साथ कराया, हिंदी व्याकरण का परिचय कराया, और इस तरह से आज हम यहाँ पर स्वर और व्यंजन पढ़ रहे हैं, वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम शब्द विचार पढ़ेंगे और वाक्य विचार पढ़ेंगे। फिर बाकी के हमारे जो टॉपिक्स हमारे 9th क्लास में है हिंदी व्याकरण में, उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। जो भी लिखा है उसको घर पर जरूर रिवाइज करें एक बार। तब तक हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।